स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। दिस इज़ नफीस अहमद फ्रॉम परीक्षा टारगेट। आई जस्ट वांट टू से समथिंग गाइस, कि कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। जुड़िए हमारे चैनल से। जो खंड शिक्षा अधिकारी की हम तैयारी में लगे हुए हैं और एक पद पाने की चाह अगर तुम्हारे दिल में भी है तो आइए हमारे चैनल से जुड़िए और भरोसा करके देखिए, क्योंकि मैं बस एक बात कहता हूँ कि भरोसा करेंगे अगर आप तभी आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिएगा, ये तो जब वक्त आने पे पता लगेगा, लेकिन बिल्कुल मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि कोई, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है ये ज़िंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। तो मैं तो बस यही कहता हूँ, समझते रहिएगा कि दुनिया वाले भैया बड़े अजीब हैं। ये दुनिया वाले बड़े अजीब हैं। दर्द आँखों से निकलता है तो कायर कहते हैं, और बातों से निकलता है तो शायर कहते हैं। तो मैं तो इसी लिए आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ रोज़, और एक नई से नई वीडियो लेकर। हम खंड शिक्षा अधिकारी का ये नया प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और उसका पार्ट 1 में आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन, भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। काफ़ी मशहूर हस्ती हैं ये थे, ग्रिफिन टेलर। जी टेलर, यानी जी टेलर का मतलब है ग्रिफिन टेल, ठीक है। इस अवधारणा को वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहते हैं, या रुको और जाओ नियतिवाद। क्या कहते हैं इसे? रुको एंड जाओ, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसे ये भी कहते हैं, देखिए, स्टॉप एंड गो डेटर्मिनिज्म, ये भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है। देखिए, आपको पता है जब किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है मुख्य कारक होता है अक्षांश, ठीक है। जानते हैं आप, विभिन्न अक्षांशों पर के आधार पर ही जलवायु की प्रमुख पेटियों का विभाजन होता है। जलवायु की जो प्रमुख पेटियाँ होती हैं, जैसे आप ये तो आपको पता ही है, ऐसे वो आपने देखा ही होगा ग्लोब में कि ये पेटियाँ अलग अलग होती हैं इस तरीके से विभिन्न अक्षांशों की, तो उसमें जलवायु का परिवर्तन भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आप देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारा, उसी को देखिए मैं लेके आया हूँ, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसे करंट से देखते रहिएगा, जिससे आपका ये सब बना रहे। एशिया की सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हैं, तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो है यांगटीसी। क्या है? यांगटीसी। और ये यांगटीसी जो है कहाँ है? तो ये है चाइना में, चीन में है। कहाँ? चीन में। ये चीन में प्रवाहित होते हुए कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है प्रशांत महासागर में गिरती है। ये गिरती है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में गिरती है, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 6300 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये कुछ देश और उनकी राजधानियाँ दे रखी हैं। जैसे आपको देखिएगा जॉर्जिया दे रखा है, और जैसे बुल्गारिया है। अब आप देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपको मिलाना तो आराम से मिलाइएगा। बुल्गारिया जो है वो होता है सोफिया, यानी बुल्गारिया सोफिया, ध्यान से मिलाइएगा। दूसरा देखिए जॉर्जिया, जॉर्जिया जो है तिबलिसी, यानी जॉर्जिया जो है इनकी है तिबलिसी। और आइसलैंड, आइसलैंड जो है रिक्वेजिक, आइसलैंड की है रिक्वेजिक। और नॉर्वे की है ओस्लो। नॉर्वे ओस्लो, नॉर्वे ओस्लो। तो कौन सा बनता है? देखिए, इसका जो आंसर बनता है वो आप देखिएगा, यानी ए जो है वो किससे मिला है? वो 3 से मिला है। तो A3 जो है इसमें, और बी कौन से मिला है? तो बी जो है जॉर्जिया जो है वो किससे मिला है? तो जॉर्जिया मिला है तिबलिसी से, B4 है। तो इसका आंसर होगा A3 B4। और देखिए सी क्या है? आइसलैंड जो है वो रिक्वेजिक से मिला है, यानी C2 से मिला है। तो C2 से मिला है, इसका आंसर होगा A। नेक्स्ट आप देखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कैसे संबंध? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। कैसे संबंधित है?
जलवायु परिवर्तन से, तो ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ये ध्यान रखना। और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, देखिए जो ये UNFCCC जो है इससे संबंध होता है, किससे संबंध है इसका? इसका संबंध है UNFCCC, यूनाइटेड, यू से है यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और हाल ही में वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR के वैज्ञानिकों ने एक सब्जी की नई प्रजाति काशी लालिमा का विकसित करने का सफलता प्राप्त की है। तो ये जो काशी लालिमा है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भिंडी की है। काशी लालिमा किसकी प्रजाति है? तो काशी लालिमा जो है ये भिंडी की है। और भिंडी जो है एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम सहित अन्य पोषक तत्वों से भरी, ध्यान रखने का, भिंडी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें अंदर आयरन भी होता है और कैल्शियम भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, हाल ही में 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? 5वां जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय आयोजन देखिए किया गया था कोलकाता में। कोलकाता कहाँ? पश्चिम बंगाल में हुआ है। और ये कब हुआ है? ये हुआ था 5 से 8 नवंबर के बीच में, 5 से 8 नवंबर कब? 2019 को, ठीक है। इसका देखिए, इसका जो मुख्य विषय था वो क्या था? ये था उदित भारत अनुसंधान नवाचार विज्ञान से राष्ट्र का शक्तिकरण। ध्यान रखिएगा क्या थी इसकी थीम थी? उदित भारत राइजिंग इंडिया, राइजन इंडिया, आप इसे ध्यान रखिएगा बस, राइजन इंडिया, राइजन इंडिया, ये इसकी थीम थी, ठीक है। नेक्स्ट, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण, लैंटिक आवास का उदाहरण पूछा है। तो लैंटिक आवास कौन कौन से होते हैं? देखिए लैंटिक आवास में एक तो आता है दलदल, एक आता है तालाब और एक आती है झील। देखिए इसमें कहाँ है? जल दलदल, दलदल, तालाब और झील। दलदल भी है, तालाब भी है और झील भी है। तो कहाँ इसका देखिए आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ये तालाब और दलदल। नेक्स्ट आप चलिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल कितनी है? तो ध्यान रखिएगा महिला आबादी है 48%। कितनी है? 48%। यह है बी। स्वच्छ सर्वेक्षण में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? स्वच्छ सर्वेक्षण में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो मार्च 2019 में स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था उसमें जो सूची हुई थी, तो मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, इंदौर को हुआ था, समझिएगा, पहला स्थान इंदौर को। इसके बाद दूसरा मिला था अंबिकापुर को। देखिए पहला तो मिला इंदौर को, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कभी लिस्ट आ जाए। इंदौर को पहला मिला है और दूसरा मिला है अंबिकापुर, अंबिकापुर, और तीसरा मिला है मैसूरू। तीसरा किसे मिला है? तीसरा मिला है मैसूरू। देखिएगा इंदौर तो मध्य प्रदेश में है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है और मैसूरू कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आप चलते रहिएगा। देखिए मार्च 2019 में किस राज्य में अटल आहार योजना का शुभारंभ हुआ है? अटल आहार योजना की बात चल रही है। अटल आहार योजना का जो शुभारंभ है वो किस राज्य में हुआ है? ठीक है, तो मैं देखिए अटल आहार योजना की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये हुआ है कहाँ? महाराष्ट्र में। तो जब 2019 में उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के वो थे देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस जी थे, उन्होंने कहा, उन्होंने इसका शुभारंभ किया था अटल आहार योजना। तो इसमें क्या होता है? देखिए जो श्रमिक होते हैं उनको 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। कितने में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा? 5 रुपये में भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी। ये था। 14वें कृषि विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? 14वां जो कृषि विज्ञान कांग्रेस है वो कहाँ आयोजन हुआ था इसका? तो इसका हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और इसका जो थीम थी कृषि रूपांतरण के लिए नवाचार। देखिए इसकी थीम भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से रखिएगा। कृषि रूपांतरण के
लिए नवाचार, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट आप देखिएगा, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, तो इसे हम कहते हैं स्थिरता का जड़। आपने अगर पढ़ा हो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक जो नियम होता है जड़ता घूर्ण का, वही है स्थिरता का, यानी हमारी जो बॉडी है वो ऊपर की बॉडी जो है स्थिर रहती है और नीचे की बॉडी चलती है, उसे यह स्थिरता का जड़त्व है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है वो उसकी आधी होनी चाहिए। कितनी? व्यक्ति की आधा होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक बात इस नहीं का बहुत ध्यान रखिएगा, कौन सा? राजस्थान परमाणु, ये उदयपुर ऊर्जा संयंत्र, ये सही है। दूसरा देखिएगा, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ है? जो इस देखिए ये है, यही गलत है, ये है कोटा में, उदयपुर नहीं है, ये है कोटा में, कोटा, तो ये गलत है। बाकी सही है। नरोरा परमाणु उत्तर प्रदेश का ऊर्जा संयंत्र है, और मद्रास परमाणु कलपक्कम संयंत्र है, और कैगा परमाणु ये कर्नाटक का है। तो इस तरीके से ये सब जुड़े हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा ए। चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें अनेक संगठन बनावट और उनकी संरचना की उपस्थिति, भौतिक रासायनिक स्थितियों के बारे में जो विचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शैल विज्ञान। क्या कहते हैं उसे? शैल विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने जब पुर्तगालियों को हराया था, वो किस युद्ध में हराया था उसकी बात चल रही है। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने पुर्तगालियों को हराया था, वो हराया था सुबाली के युद्ध में। कब हराया था? सुबाली के युद्ध में, और ये हराया था 1612 में। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? तो बाघ आरक्षित क्षेत्र बात करें, ये जो है पैंच, ये पैंच जो है ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, यानी ये एमपी में है और एमएच में है। ध्यान रखिएगा, एमपी और एमएच में पेंच लगा हुआ है। और वैसे आपको पता ही है कान्हा कहाँ है? कान्हा एमपी में है, कान्हा जो है वो एमपी में है, मानस जो है वो असम में है, और सरिस्का जो है वो राजस्थान में है। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है सरिस्का। नेक्स्ट चलिएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय आपको पता ही है, वो है ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। ये राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज में, और इसकी स्थापना हुई थी कब? 1999 को, 1999 को। और प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मज़ार पर जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? तो हाजी बारिश अली शाह का जो मेला लगता है वो लगता है बाराबंकी देवा शरीफ में। ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछे हैं और पूछते रहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। सभी टाइप क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं ये। और देखिएगा, ये 2 सीरीज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए। निम्नलिखित में से नृत्यों में से कौन सा नृत्य सुमेलित नहीं है? नृत्य हैं, तो इन नृत्यों में कौन सा देखिए सुमेलित नहीं है? आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कर्मा जो है वो महोबा का है। धुरिया, ये धुरिया जो है, और धुरिया कहाँ का है? धुरिया असल में बुंदेलखंड का है। धुरिया बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड कुम्हार जाति द्वारा ये स्त्रियों का वेश बनाकर किया जाता है। और धीवर जो है वो कहार का है, और नटवरी जो है वो पूर्वांचल का। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इसका ए सुमेलित नहीं है। क्या है? ए। कर्मा कहाँ का है? तो कर्मा के बारे में इन्होंने देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का हो गया, और अहीरों ने नटवरी क्षेत्र में प्रचलित है। कर्मा और शीला नृत्य सोनभद्र में है। देखिए ये महोबा का नहीं है, ये है सोनभद्र का। कहाँ का है? सोनभद्र का। और कर्मा और एक होता है शीला, आपने सुना ही होगा, शीला की जवानी और कर्मा की करानी, ये दोनों याद रखिएगा। ये कहाँ हैं? सोनभद्र में, आदिवासियों द्वारा किए जाते हैं। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है।
और रिक्टर स्केल पर हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम की 100 गुनी वृद्धि करता है। तो देखिए इसका कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है और कौन सा नहीं है। पहली बात तो ये बात तो सही है कि भूकंप की तीव्रता को जो है 2 पैमानों बता दूँ, 2 पैमानों पर नापा जाता है, एक तो मर्केली स्केल पर और एक रिक्टर स्केल पर। इन 2 पैमानों पर नापा जाता है। तो इसका जो कथन कौन सा सही होगा देखिए इसमें जो है ना भूकंप में क्या होता है, जो ऊर्जा विमुक्त होती है असल में वो 100 गुने आयाम पे बताई है इन्होंने। हर पूर्णांक में विमुक्त ऊर्जा 100 गुनी नहीं 10 गुनी होती है। कितनी? और 10 गुने आयाम पर और 32 गुनी होती है। तो देखिए कितनी होती है, 100 गुनी वृद्धि नहीं होती, कितनी 32 गुनी वृद्धि होती है। तो इसका ये तो सही नहीं है तीसरा, तो 1 और 2 सही है, तो आंसर होगा सी। क्या पूछा है इसमें, विचार करना सही कौन सा। ठीक है, नेक्स्ट आप चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा जो है ध्रुवीय धुरी सदा कितनी झुकी होती है। तो जानते हैं पृथ्वी जो है वो ध्रुवीय धुरी की दीर्घवृत्तीय धुरी 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी होती है। दीर्घवृत्तीय धुरी जो है वो 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी होती है। अब 23.5 को इन्होंने ऐसे लिखा है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 23.5 डिग्री, कैसे भी लिख लें। गुलाबी क्रांति जो है, गुलाबी क्रांति असल में प्याज की है। गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज की है। वैसे थोड़ी क्रांति आपको बता दूं, देखिएगा जो काली क्रांति होती है, काली क्रांति, वो काली क्रांति काय की होती है, वो होती है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, कच्चा तेल जो होता है उसकी, कच्चे तेल की, कच्चा तेल। ठीक, नेक्स्ट आप देखिएगा नीली क्रांति होती है, एक काली हो गई और एक नीली होती है मछली से, मत्स्य से संबंधित, मत्स्य। और एक होती है जी लाल क्रांति, कौन सी होती है, लाल क्रांति होती है मांस और टमाटर से संबंधित, यानी या तो मांस से संबंधित होगी और एक टमाटर से संबंधित। और एक होती है हरित क्रांति, ये तो आपको पता ही है, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति काय से संबंधित होती है, ये होती है खाद्यान्न उत्पादन से। काय से? खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन इससे होती। तो ये कुछ क्रांति थी जो मैंने आपको बताई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोहे के 4 खंभे देखिए, लोहे के 4 खंभे हैं। अब ए बी सी तथा डी, ए जो है सी से लंबा है, ए इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक है। और बी जो है वो, बी डी से छोटा है, बी छोटा है डी से, ठीक है। और डी जो है, बी डी से छोटा, सी लंबा है, सी जो है वो लंबा है डी से, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे कैसे बन गया, पहले सबसे बड़ा तो ए, और इससे बाद में ए के बाद में देखिए सी, और सी के बाद में है सी से डी, और डी के बाद में है बी। तो इसमें पूछा है सबसे छोटा खंभा, सबसे छोटा हो गया बी, क्या छोटा हो गया बी, तो आंसर होगा ये। संख्याओं की श्रेणी में एक गलत संख्या बतानी है। तो एक गलत संख्या देखिए, पहले 3 है, फिर 8 है, फिर 20 है, 46। तो इसे आप कैसे आया 3 से 8, देखिए 3 से 8 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, गुणा 2 प्लस 2, तब 8 आएगा, 2 6 प्लस 2। और 8 से जब आप 20 लाएंगे तो आप भी क्या करेंगे, गुणा 2 प्लस 4, 8 2 16। ऐसे ही देखिए 20 से 46 लाने में आपको क्या करना होगा, गुणा 2 प्लस 6। तो सेम ऐसे ही लास्ट संख्या, ये सीरीज चल रही है। तो इसमें कौन सी संख्या गलत है, आप ये बताया है। या देखिए इसमें गलत संख्या बतानी है। तो गलत संख्या क्या है, 208 जो है वो गलत है, इसकी जगह 210 होगा। ये गलत है, इसकी जगह क्या होगा, 210 आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक तरफ श्रीनगर और तो दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है, तो उसे कहते हैं जोजिला। क्या कहते हैं, जोजिला कहते हैं, जोजिला कहते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिणी गंगोत्री क्या है। दक्षिणी गंगोत्री आपने सुना ही होगा। दक्षिणी गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका पर भारत का शोध केंद्र है। अंटार्कटिका पर भारत का जो पहला शोध केंद्र है,
दक्षिण शोध केंद्र, यही है बी। चलिए नेक्स्ट आपको लेकर चलता हूँ। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रोक तंत्र, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रोक तंत्र की बात कर रहे हैं। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रोक तंत्र कौन सा है बताइएगा आपको। तो ये है धारवाड़। कौन सा है? धारवाड़। ठीक है। ये शिलाएँ अत्यधिक धात्विक होती हैं। इनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा ये चीज़ पाई जाती है। ठीक है। तो खनिज भी इसमें कोई ना पाया जाएगा, बेनतहा से खनिज पाए जाते हैं। देखिए नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ये हरित क्रांति के जनक थे। तो कहाँ के हैं ये जो हरित क्रांति के जनक थे, तो इनके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। ये अमेरिका के आयोवा प्रांत के हैं, अमेरिका के आयोवा प्रांत के। ठीक है। 7 व्यक्तियों में शामिल हैं, विश्व के उन 7 व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम और कांग्रेसन गोल्ड तीनों ही पुरस्कार मिले हैं। इन्हें देखिए तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं। एक तो मिला है इन्हें नोबेल, कौन सा मिला है इन्हें? एक तो मिला है इन्हें नोबेल पुरस्कार, आप जानते हैं। और दूसरा जो इन्हें मिला है नोबेल पुरस्कार के अलावा वो है नोबेल पुरस्कार। देखिए ये तो गोल्ड मेडल हो जाता है, कौन सा? अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम। क्या है ये? मेडल ऑफ फ्रीडम, मेडल ऑफ फ्रीडम। और नेक्स्ट एक और देखिए इन्हें मिला है, वो मिला है बोरलॉग को कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल मिला है, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। ठीक। और भारत में भी इन्हें देखिए भारत का पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2006 में, पद्म विभूषण भी 2006 में भारत में मिल चुका है। तो ये अमेरिका के थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है जी। जनजाति हैं और राज्य हैं, कौन सी जनजाति कहाँ की है आपको ये बतानी है। ठीक है। अब ये जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो अब इसमें आपको कैसे पता लगेगा कि आप इस जनजाति के बारे में कैसे किसी को बताएंगे। लिम्बू जनजाति जो है वो कहाँ है? सिक्किम में है। और आप ये बताइए या कार्बी जनजाति जो है वो कहाँ है? तो ये जनजातियाँ जो है आपको इस तरीके से बनानी है कि इसमें आपको ये पता लग जाए कि कौन सा सुमेल है वो इसमें गलत है। कई बार क्या होता है इसमें हम लोग इस चीज़ को देखते रहते हैं कि हमें ये चीज़ किधर से नहीं समझ आया, तो थोड़ा आप समझ लीजिए। लिम्बू जो है असल में ये लिम्बू या यांगथुंग जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। तो सही है, एक लिम्बू होती है और एक और होती है सिक्किम में, उसका नाम है यांगथुंग। ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। दूसरा देखिएगा ये क्या नाम है? कार्बी जो है, कार्बी। ठीक है। कार्बी कहाँ पाई जाती है? तो पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। ये कार्बी जो है असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। तो असम तो है नहीं, इसमें हिमाचल दे रखा। ठीक है। डोंगरिया कौंध, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। डोंगरिया कौंध जनजाति जो है ये उड़ीसा की है, तो ये सही है बिल्कुल। और बोंडा, अब बोंडा कहाँ की है? तो बोंडा के बारे में देखिए, बोंडा जनजाति का संबंध उड़ीसा से ही है। बोंडा का भी जनजाति का संबंध कहाँ से? उड़ीसा। तो ये भी गलत है। तो इसमें क्या कहा है? सही सुमेलित बताना है। तो कौन कौन से? 1 और 3 सही सुमेलित हैं, तो आंसर हो गया ये। लोकसभा का कार्यकाल, और लोकसभा का कार्यकाल जो है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। या देखिए क्या होता है, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान ही ये 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक के लिए? अगर इमरजेंसी है तभी आप इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हो, और नहीं तो इसमें क्या होगा, किसी भी 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकते नहीं तो इसका देखिए आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा सी ए। तो नेक्स्ट आप देखिएगा राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस थे, एक एडविन लुटियंस, इन्होंने तैयार किया था। ठीक है। ये राष्ट्रपति भवन का भवन, और ये वर्ष 1950
तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। राष्ट्रपति भवन को पहले इसे क्या कहते थे? 1950 तक हम इसे कहते थे वायसराय हाउस, वायसराय हाउस, ठीक, वायसराय हाउस कहते थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहे हैं, तो इनके अध्ययन के लिए कहते हैं क्या कि कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहली बात आपको बता दूं कि राज्य के संविधान के अंदर का नीति निर्देशक तत्व जो है ना, समझ लीजिएगा, ये भाग 4 में आते हैं। कहाँ आते हैं? भाग 4 में, ठीक है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? तो अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है। और नीति निर्देशक तत्वों के सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक व आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका तो फिर आंसर ये होगा, क्या होना चाहिए? डी। नीति निर्देशक तत्वों को मेरे हिसाब से तो इसमें इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना, ठीक। बाकी आप देखिएगा, कोई अगर कहीं आपको गलती लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट देखिएगा, स्तंभ का और स्तंभ खा के मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। स्तंभ का और स्तंभ खा में देखिए, राष्ट्रीय कृषि नीति कब बनी थी? तो राष्ट्रीय कृषि नीति जो बनी थी वो सन 2000 में बनी थी। समुद्री मत्स्य नीति, यानी मछली जब हम पालते पकड़ेंगे तो 2004, तो 4 जने होंगे तभी पकड़ेंगे। नवीन विदेशी व्यापार नीति, तो ये बनी थी 15 में। और बाकी आप 7वां वित्त आयोग जो है ये 1978 में आया था। तो समझ लीजिएगा 7th पे कमीशन, 7th पे कमीशन जो है ये कब आया था? तो आया था 1978 में, ठीक है। तो 7th में भी 7 आ रहा है देखिएगा, और 78 में भी 7 आ रहा है, तो ये इससे जुड़ा हुआ। तो इसका आंसर आप देखिएगा कौन सा है, अगर आप इसका आंसर देना चाहें तो राष्ट्रीय कृषि नीति यानी A3 से जुड़ा है। तो A3 तो एक में ही है, ये डी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही है? यानी किस वर्ष में वृद्धि की दर जो है वो ऋणात्मक रही है? तो हो रही है 14-15 में। 14-15 में जो है वो कृषि क्षेत्र की दर ऋणात्मक रही है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बताने, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो ये हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। रिजर्व बैंक, तो इन्होंने अपना पद कब ग्रहण किया था? तो ये ग्रहण किया था 12 दिसंबर 2018 को। 12 दिसंबर 2018 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल, ठीक, उर्जित पटेल। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में सम्मिलित हो सकता है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है, ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पहले आपको बता दूं शुरू की गई थी 2004 में। कब? 2004 में शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा, ठीक है। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष के, जो 18 से 60 वर्ष का कोई भी हो तो वो शामिल हो सकता है, तो सम्मिलित हो सकता है। तो ये सी इसका आंसर कि राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य कर्मचारी अधिसूचना किए जाने तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं, ये हो सकता है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारत के आयात का सबसे बड़ा जो भाग वो कहाँ से आता है? भारत के आयात देखिए, पहले तो आता था चीन से, लेकिन अब आता है अमेरिका से। ये 11.2% के आसपास है। जी हाँ, 2018-19 में तो ये चीन ही आयात का जो आर्थिक समीक्षा थी वो 2018-19 में चीन ही था, लेकिन अब जो है वो अमेरिका है। विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ है? देखिए, विवाह विच्छेद और गोद लेना ये संविधान की 7वीं सूची के समीवर्ती सूची, तीसरा पार्ट जो है समवर्ती सूची, इसमें है, ठीक है। और ये प्रिविलेज 5 के अंतर्गत है। बस हम आ चुके हैं आपके पास। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ है? ठीक है,
ताबो मठ कहाँ है ये आपको बताना है। ताबो मठ, तो अगर आपने ताबो मठ के बारे में पढ़ा हो थोड़ा सा, तो नहीं तो ये है HP में है, हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ, ठीक है। और ये मठ कब बना था? 996 ईसा पूर्व में बना था, 996 ईसा पूर्व में बना था। और दूसरा ध्यान लीजिए, किसने बनाया था? रिंचेन जांगपो, इसके जो वो थे स्थापित करने वाले, वो थे रिंचेन जांगपो, ठीक। निम्नलिखित में किसने बंगाल में दैत्य शासन प्रणाली समाप्त की थी? बंगाल में जो दैत्य शासन प्रणाली समाप्त की थी, बोध की थी, देखिए ये वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था 1772 में था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली समाप्त की थी, ठीक है। तो ये क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुई दैत्य, जबकि ये जो असल में क्या हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पद से हटा दिया था, और तब ये करा था। नेक्स्ट आप देखिएगा चंपारण, देखिए आपने ये पढ़ा, ये चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन है? तो वो थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है। और ये चंपारण का आपको पता ही कब हुआ था? 1917 में। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के जो आंदोलन की पद्धति के बारे में तुम्हें आपको बताना है। तो देखिए, अर्थात भागीदारी जो है ये, तो कांग्रेस के नरम दल की राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। क्या था? राजनीतिक प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग के साथ जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था, जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। तो आप इसे समझ लीजिएगा। देखिए राजा बम, अगर इसमें से विधेयक नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पत्ती बतानी है इसमें, तो इसमें अब पत्ती को देखिए आपको समझना है कि ये असहयोग था या अनुकूल प्रविष्टनी थी या राजा बंधन था। तो ये जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर है ये राजा बामंद आंदोलन। नेक्स्ट आप देखिएगा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था असल में ये दो थे, कान्हू चांद और क्या नाम था इनका? इनका नाम था कान्हू चांद और भैरव चांद। नेता सिद्धू, कान्हू चांद और भैरव, 4 जने थे। तो ये दोनों होंगे इसके अंदर। 1943 में आज़ाद, और ये भी देख लो संथाल विद्रोह हुआ कब था? तो ये 1855 में हुआ था, 1855 और 1856 में। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। जब 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, तो इसके बारे में बताना है आपको क्या है। ये कहाँ आई थी? तो ये आई थी सिंगापुर में आई थी। कहाँ आई थी? सिंगापुर। और कब आई थी? 4 जुलाई 1943 को आई थी ये। और इसका सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था जो है इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलिए लास्ट की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, बस 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सा आप भी देखिएगा। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति, तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी, आपको पता ही है। जलियांवाला जो बाग का नरसंहार हुआ था, तो उसमें उन्होंने नाइट की उपाधि लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कालानुक्रम लगाइए। तो पहले चंगेज खां के लगाना है, उसके बाद ये महमूद गजनवी, और ये इन चारों को सही से लगाना। तो महमूद गजनवी सबसे पहले आपको बताता हूँ। देखिए 1000 से 1026 के बीच जो है वो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था भारत पर। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने जो है वो 1175 में किया था। इसके बाद चंगेज खां जो है वो 1210 और 1236 के बीच में आया था।
और नेक्स्ट तैमूर जो हैं ये देखिएगा, उसके बाद में ये तैमूर शाह अंतिम आक्रमण जो है तब हुआ था और भारत पर चढ़ाई के बाद चंगेज़ खां का आक्रमण इतना हुआ था। तो आप समझ लीजिए कि इसका आंसर जो होगा वो लगाइए, पहले सबसे पहला जो है वो 2 नंबर कौन से में है, पहले नंबर 2, तो ये सोचिए बी है इसका आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट आप चलिएगा लास्ट, शिवाजी ने मुगलों के किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो वो हराया था जी सलहार के युद्ध में। कौन से युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में, समझ रहे हैं ना, सलहार के युद्ध में हराया था शिवाजी ने मुगलों को, ठीक है, सलहार के। और शिवाजी जो हैं उनका जन्म हुआ था 1627 में सिवनेर के दुर्ग में। और शिवाजी ने 1674 में राज्याभिषेक में छत्रपति की उपाधि धारण की थी, यानी 1674 में शिवाजी को छत्रपति ये उपाधि मिली थी, ठीक है। 53 वर्ष की आयु, 1680 में ये मरे थे, 1680 में मर गए थे 53 वर्ष की आयु में। कितने? केवल 53 वर्ष की आयु में। और नेक्स्ट लास्ट, औरंगजेब ने दक्षिण के जिन 2 राज्यों का विजय किया था वो कौन कौन से थे? तो आप जानते हैं औरंगजेब ने जो बीजापुर और गोंडा की बात चल रही है, तो गोलकुंडा जो है वो 1687 में और बीजापुर जो है वो 1686 में ये स्थापित किया था। तो इसका आंसर होगा ये। तो मेरे दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे जो हमारा खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसका दूसरा भाग भी हम जल्दी आपको देंगे, तो देखते रहिएगा। ये परीक्षा टारगेट